हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। इससे पहले भाई बैंकिंग चैप्टर चल रहा है और बैंकिंग चैप्टर के अंदर मैं आपको एक टॉपिक बता चुका हूं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। बैंक दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक होता है, एक कमर्शियल बैंक होता है। सॉरी, मैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो टॉपिक आता है आपकी बार कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक देश का सबसे बड़ा बैंक जो होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक। एक देश का सबसे बड़ा बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। यानी कि ऐसा बैंक जो बाकी बैंकों को कंट्रोल कर सके उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। यानी कि ऐसा बैंक जो बैंकों का भी बैंक होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। आसान है, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक क्या कहलाता है, सेंट्रल बैंक। आसान है, यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा जो बैंक होगा उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स क्या थे, कमर्शियल बैंक्स थे छोटे मोटे बैंक। यानी कि उनकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आसान है ना। लेकिन अगर बात करी जाए सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा ट्यूशन, हाँ जी इंस्टीट्यूशन, विवेक इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक क्या होते हैं भाई, ऐसा बैंक जो एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ा, एपेक्स क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे क्या बोलते हैं, बैंक, सेंट्रल बैंक। आसान है। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो वो कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। लेकिन भाई अगर बात करी जाए सेंट्रल बैंक की तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे हम क्या, कमर्शियल बैंक्स। आसान, मतलब सेंट्रल बैंक। आसान था, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। तो हम इसको बोलेंगे एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आसान है। कई देशों में भाई सेंट्रल बैंक नहीं बोला जाता, कई देशों में बोलते हैं एपेक्स बैंक। तो सेंट्रल बैंक को क्या बोल सकते हो आप, एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक मतलब देश का सबसे बड़ा बैंक, उसी को क्या बोलेंगे, एपेक्स बैंक। आसान है। तो एपेक्स बैंक पूछे, सेंट्रल बैंक पूछे, आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो जैसे हमने कमर्शियल बैंक्स पढ़ा था, कमर्शियल बैंक्स के अंदर पहले मैंने एग्जांपल बताई थी, फिर उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद मैंने उसके फंक्शंस बताए थे, सेम उसी तरीके से। तो सेंट्रल बैंक्स की पहले मैंने एग्जांपल बता दिया, डेफिनेशन बता दी, अब बात आती है फंक्शंस। और ये फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि 6 नंबर क्वेश्चन आता है खाली आरबीआई के फंक्शंस बताने का या फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताने का। आसान है। और एक एक क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट है कि 3-3, 4-4 नंबर में आ जाता है भाई। तो शुरू करते हैं फटाफट से। पहला मैं बता रहा हूं फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इशूइंग करेंसी। इशूइंग करेंसी मतलब नोट जारी करना। क्या होता है सर, नोट जारी करना, जारी मारना नहीं रे, करना। आसान है। यानी कि नोट छापने का काम कौन करती है, नोट छापने का काम करती है सेंट्रल बैंक। आसान है। हाँ जी, बहुतों के मन में लालसा होती है, नोट छापती है भाई कौन, आरबीआई। तो आरबीआई नोट छापती रहती है। हाँ जी, तो आरबीआई जो है वो नोट छापती है, गवर्नमेंट नहीं जो नोट छापती, नोट कौन छापती है, आरबीआई छापती है। जिससे कि इंडिया के अंदर 2 प्रिंटिंग मशीन है, दोनों के दोनों किसके पास है, आरबीआई के पास है। जब भी गवर्नमेंट बोलती है नोट छापने तो वो नोट छाप देती है। आसान भाई। हाँ जी, तो नोट छापने का काम कौन करती है, आरबीआई। अच्छा, कई लोग मन में सोचते हैं भाई साहब ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि दुनिया में ना बहुत सारे पैसे छाप के, बहुत सारे नोट छाप के आम जनता को बांट दे। हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी हो रखी है, लोगों के पास कमाना मुश्किल हो रहा है, कम से कम 50-50 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं छाप छाप के हर एक के घर में पहुंचा दे। इतने सारे नोट अगर छाप सकती है गवर्नमेंट तो छाप के पहुंचा क्यों नहीं देती। सुनिए सर, क्योंकि आरबीआई के ऊपर कुछ कंडीशन लगा रखी हैं, अगर ये कंडीशन हटेंगी तभी तो वो नोट छाप पाएगी। 2 कंडीशन लगा रखी है कि वो कितने नोट छाप सकती है, उससे ज्यादा वो नोट नहीं छाप सकती। आरबीआई के ऊपर कंडीशन लगा रखी है, अगर वो कंडीशन नहीं रहेगी तो आप आरबीआई जितने मर्जी नोट छाप के आप आम जनता तक पहुंचा सकती है। बस ये 2 कंडीशन को हटाना है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है 23:17 का रेशो। पहली कंडीशन क्या है, 23 और 17 का रेशो, ये कंडीशन है पहली। क्या कंडीशन है, 23 और 17 का रेशो। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर आप आरबीआई जितने मर्जी नोट छाप सकती थी। ठीक है, बस ये कंडीशन क्या है, 23 और 17 का रेशो। यानी कि ये कंडीशन है कि आरबीआई को 23 वाला जो पार्ट है ना वो गोल्ड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, यानी सोने की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आरबीआई के पास 40 रुपए है तो 40 रुपए में से जो 23 रुपए है वो होने चाहिए गोल्ड की फॉर्म में। किस रुपए में, गोल्ड की फॉर्म में। आसान है। और बाकी जो 17 रुपए होने चाहिए उसका फिर बाद में जाके वो करेंसी छाप सकती है, नोट छाप सकती है।
कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर आप आरबीआई के पास क्या है, मान लो 40 किलो सोना है, कितना किलो सोना है, 40 किलो सोना है, तो उसमें से वो क्या रख सकती है, 23 किलो जो सोना है वो रख सकती है गोल्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आरबीआई को रखना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है कि जितना करेंसी छापेगी उससे ज्यादा उसको क्या रखना पड़ेगा, गोल्ड की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। यानी कि जितना भी पैसा उसके पास है आरबीआई के पास, उसका 23 के फॉर्म में वो क्या कर सकती है, गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रख सकती है। वो भी कौन सा होना चाहिए भाई, 24 कैरेट गोल्ड, ये नकली वकली गोल्ड नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड होना चाहिए, वो भी बिस्किट्स की फॉर्म में, बिस्किट्स की फॉर्म में आरबीआई को अपने पास रखना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे आपने मनी हाइस्ट तो देखी होगी, मनी हाइस्ट के अंदर याद है क्या बोलते हैं, उसमें से चुराया जाता है, क्या बोलते हैं, बैंक में से, लॉकर में से चुराए जाते हैं, मतलब वहाँ पे नीचे कहाँ पे जाते हैं वो टनल के अंदर, पानी वानी के अंदर जाकर आराम से चुरा लिया करे भाई साहब, कभी जहर है ना, बेसिक बिल्कुल उसी की तरीके से है। तो भाई 24, ये जो 23 वाला पार्ट है ना, ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड, वो भी बिस्किट्स की फॉर्म में। बाकी जितना भी सोना बच जाता है, बाकी जितना भी पैसा बच जाता है, उसके लिए वो क्या कर सकती है, नोट छाप सकती है उस पैसों से, यानी कि उस सोने से, बाकी जो 17 किलो सोना बचा है उस सोने से वो नोट छपवा के जनता को बांट सकती है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आरबीआई 50-50 करोड़ रुपए छाप के और आप तक पहुंचा दे, तो आरबीआई के पास इतना सारा पैसा छापने के लिए भाई पहले उसको अपने गोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सोने को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा 23 और 17 का। जब सोना बढ़ेगा तभी वो ज्यादा नोट भी छाप सकती है, अगर सोना घटेगा तो फिर उसको भी नोट भी कम करने पड़ेंगे। समझ में आया? हाँ जी, इस वजह से आरबीआई को अपने पास जो रेशियो है वो मेंटेन करना पड़ता है कि गोल्ड का और क्या बोलते हैं किसका, नोट्स का। अगर वो नोट ही नोट ज्यादा छापे जाएगी तो फिर गोल्ड तो खत्म हो जाएगा ना। समझ में आया? हाँ जी, और मान लो देश में कोई दिक्कत आ गई, माल में कोई दिक्कत आ गई, तो फिर कैसे उसको डील करा जाए, क्योंकि नोट है भाई, नोट हमारे देश में चलते हैं ना, विदेशों में तो चलते नहीं, तो आरबीआई उसको कैसे डील करेगी विदेशों से। तो आरबीआई के पास जितना भी देश में पैसा है उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, 23%, मतलब 23 वाला रेशियो क्या होना चाहिए, गोल्ड की फॉर्म में, उसके पास बिस्किट्स के फॉर्म में सोना होना चाहिए, ताकि सोना विदेशों में भी चलता है ना, इस वजह से वो लेन देन कर सकते हैं विदेशों से भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, विदेशों में गोल्ड की फॉर्म में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो 23 और 17 का रेशियो होना चाहिए, तभी वो नोट छाप सकती है। आगे चलते हैं, दूसरा कंडीशन आता है कि 200 करोड़ रुपए उसे क्या रखने हैं, रिजर्व। 200 करोड़ क्या रखने हैं उसे, रिजर्व। 200 करोड़ रिजर्व रखने का मतलब है इसी के दो पार्ट, यानी कि कम से कम, यानी गवर्नमेंट को कम से कम 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखने पड़ेंगे, और वो भी किस फॉर्म में, ऐसे ही 23 और 17 के रेशियो में, 23 और 17 के रेशियो के फॉर्म में। तो 23 और 17 में बांटिए फटाफट से 200 करोड़ को, तो 200 गुणा में 23 बटे में 40, ठीक है, और ऐसे ही 200 गुणा में 17 बटे में 40। भाई बांटने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों है ना 23 और 17, इनको जोड़ के और नीचे लिख दिया जाता है, समझ में आया, 40-40। तो अगर आप इसको बांटोगे, ये आ जाएगा आपका 115 करोड़, हाँ जी, और ये आ जाएगा आपका 85 करोड़। यानी आरबीआई को 200 करोड़ रुपए रिजर्व की फॉर्म में कम से कम रखने पड़ेंगे, जिसमें से 115 करोड़ क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, और जो 85 करोड़ है वो क्या होना चाहिए, वो उसके पास होना चाहिए भाई, क्या बोलते हैं, करेंसी की फॉर्म में, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के रूप में। सिंपल ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर पैसा है, जैसे मान लो 400 करोड़ है, तो गवर्नमेंट को कम से कम 200 करोड़ रखना पड़ेगा, बाकी 200 करोड़ के वो नोट छाप सकती है। आसान है, यानी गवर्नमेंट के पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत होती है इन फ्यूचर आके, तो फिर गवर्नमेंट उसे, मतलब या फिर आरबीआई उसे सेटल कर सके, विदेशों से लेन देन करके आराम से अपने देश को संभाल सके। इसमें तो इतना पैसा तो उसके पास रिजर्व के रूप में पड़ा ही होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए तो होने ही होने चाहिए। ठीक है भाई, हाँ जी। तो पहली चीज कंडीशन क्या थी, 23 और 17 का रेशियो होना चाहिए, जिसमें 23 वाला पार्ट जो था वो गोल्ड की फॉर्म में था, और 17 वाला पार्ट क्या था, करेंसी की फॉर्म में। और जो दूसरी कंडीशन थी वो 200 करोड़ रुपए रिजर्व की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें से जो 23 वाला पार्ट होगा वो गोल्ड का होगा, और जो 17 वाला पार्ट होगा वो करेंसी का होगा। आसान भाई, तो ये दो कंडीशन फुलफिल करने के बाद इससे फालतू जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, वो करेंसी इशू कर सकती है, किसको, आम जनता को। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है भाई, पहला पॉइंट हो गया इसका फंक्शंस का, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तो जो फंक्शंस का दूसरा पॉइंट आता है, जो आरबीआई है ना, वो है बैंकर्स बैंक। क्या है, बैंकर्स बैंक। यानी कि आरबीआई जो है वो हमारा बैंक नहीं है, आपका बैंक नहीं है सर, वो किसका है, बैंकों का बैंक है। अगर आपको खाता खुलवाना है तो आप क्या, कहां पे खाता खुलवाओगे, आप सोच सकते हो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, तो उसी में जाकर खुलवाता, खाता खुलवाते। हाँ जी, आप खाता लेके गए भाई, लात मार के निकाल देंगे। आरबीआई आपका बैंक नहीं है सर, ना हमारा बैंक है, मैं जाऊंगा मेरे को भी लात मार के निकाल देंगे, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, समझे, मेरे खुद का बैंक नहीं है। हाँ जी, तो आरबीआई क्या है,
आरबीआई हमारा और आपका बैंक नहीं है, आरबीआई में हम लोग पैसे जमा नहीं करवाते, हमारे लिए बने ये कमर्शियल बैंक्स, इसमें हम इनमें पैसे जमा करवाते हैं, इनसे पैसा ले सकते हैं, उधार लेने का काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी कभी भी आरबीआई में पैसे नहीं जमा करवाते। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है ना वो हमारा बैंक नहीं है, वो किसका बैंक है? बैंक वालों का बैंक है। यानी कि अगर पैसा लेना है तो वो किससे लेगी? आरबीआई किससे पैसे लेती है? किसका जमा करती है पैसा? बैंक वाले अपना पैसा जमा करते हैं आरबीआई में। जैसे हम लोग बैंक वालों के पास जाते हैं पैसे जमा करने के लिए या फिर लोन लेने के लिए, वैसे ही बैंक वाले आरबीआई के पास जाते हैं अपना पैसा जमा करने के लिए या फिर उनसे लोन लेने के लिए। आसान है? हाँ जी। तो आरबीआई क्या करती है? बैंकर्स बैंक है, यानी कि ये बैंकों की एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। आसान है? और बैंकों को ही क्या करती है? प्रोवाइडिंग लोन ओनली टू बैंक्स, यानी कि बैंकों को ही ये लोन देती है और उनसे ही पैसे लेती है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आरबीआई के, वो किसके साथ होते हैं? बैंक के साथ होते हैं। यानी कि आरबीआई जो है किसका बैंक है? आरबीआई है जो है वो गवर्नमेंट का, सॉरी किसका बैंक है? बैंकों का बैंक है। तीसरी कंडीशन, तीसरा कार्य है, आरबीआई और क्या काम करती है? आरबीआई है गवर्नमेंट का बैंक। किसका बैंक है? गवर्नमेंट्स का बैंक। आसान है? कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। कैसे? अगर गवर्नमेंट कहती है क्या बोलते हैं नोट छापने, करेंसी इशू करनी है तो इशू करी जाएगी। अगर गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो बढ़ाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो घटाया जाएगा। हाँ जी, यानी कि अगर गवर्नमेंट कहती है भोग तो भोगेगा, अगर गवर्नमेंट कहती है काट तो काटेगा। मतलब आरबीआई जो है ना वो बिल्कुल किसके लिए बैंक बना हुआ है? गवर्नमेंट के लिए बैंक बना हुआ है। किसका है? गवर्नमेंट का बैंक है। हमारा बैंक नहीं है आरबीआई। किसका बैंक है? एक तो बैंक वालों का बैंक है और एक गवर्नमेंट का बैंक है। दोनों की बातों सुनता है आरबीआई। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। तो हमारे लिए नहीं बना रहा है आरबीआई, मतलब हमारे लिए हेल्प करेगा, मतलब इनडायरेक्टली करेगा, डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करता। आरबीआई किसके लिए बैंक है? बैंकों का और गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की बातें मानेगा, गवर्नमेंट की बातें सुनेगा। आसान है? हाँ जी। आगे चलते हैं। चौथा फंक्शन, आरबीआई और क्या काम करता है? आरबीआई और क्या काम करता है? इसको बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट काम है ये, लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट। जितने भी कार्टून देखने वाले हैं ना, मैं बचपन में समझता था रिजॉर्ट मतलब होता है बीच बीच, ये सब वो भी होता है मगर ये अलग चीज है भाई। लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट, लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? यानी कि एक सिचुएशन आती है जब बैंक वालों को ना कोई लोन नहीं कर दे रहा होता या फिर बैंक वालों की कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे जब बैंक वालों की कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है? उस टाइम पे हेल्प करता है कौन? कौन कौन? आरबीआई। हाँ जी। तो इसको बोलते हैं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। यानी कि बैंक वाले जो है आरबीआई जो है वो किसके लिए काम करता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, मतलब लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट होता है। अब ये समझिए क्या चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे की जरूरत है आप किससे मांगोगे? अपने दोस्तों से। अगर दोस्त आपके पैसे देने से मना कर दे तो फिर किससे मांगोगे? पापा मम्मी से। ऐसे ही भाई बैंक वालों में होता है। क्या बोलते हैं? सोचिए, मान लो पूरे देश में दो बैंक है, एक आपका और मेरा, एक आपका और एक मेरा। सिंपल बात है। हाँ जी। तो मेरा एसबीआई बैंक, आपका एचडीएफसी, मतलब सॉरी एचडीएफसी। आसान। तो मेरा एसबीआई बैंक है और आपका एचडीएफसी बैंक है। सिंपल इतना। हाँ जी। और मेरा सबसे बड़ा बैंक है, तो आप तो चाहोगे कि क्या होता है अगर मैं हट जाता हूं तो मेरे जितने भी कस्टमर है वो सारे किसके पास आएंगे? वो आपके पास आएंगे। तो इस वजह से आपने एक स्ट्रैटेजी लगाई, आपने न्यूज़पेपर में क्या बोलते हैं न्यूज़ लीक कर दी कि जो एसबीआई बैंक है वो क्या बोलते हैं बैंकरप्ट होने वाला है या फिर दिवालिया होने वाला है, इसके पास एक भी पैसा नहीं है, ये डूब जाएगा बैंक। यानी कि जितने भी खाते खुलवा रखे हैं मेरे बैंक के अकाउंट में, ठीक है, उस सबके पैसे गायब हो जाएंगे, नहीं किसी को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, हड़कंप मिल जाएगा। लेकिन सच बताइए ये झूठ है, क्योंकि आपने अफवाह फैलाई है अपने आप को प्रमोशन देने के लिए, यानी अपने बैंक को बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से मेरे को पता है कि ये बात झूठ है, लेकिन जैसे ही अफवाह शांत, मतलब जैसे ही अफवाह निकली, बंदे क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे भाई साहब मेरा पैसा डूबने वाला है, तो इस वजह से जाके अभी निकाल लो पैसा। तो सारे के सारे चले जाएंगे बैंक के पास और बोलेंगे मेरा पैसा सारा निकाल के दो। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, जितने भी पैसे रखे, हजारों 2,000 रुपए, वो सारे निकालना चालू कर देंगे बैंक से। क्या बैंक वाले सारे पैसे अपने पास रखते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था, अगर बैंक में 1000 रुपए जमा होते हैं तो बैंक वाले अपने पास केवल कितने रुपए रखते हैं? 100 रुपए रखते हैं। 900 रुपए तो वो लोन पे दे देते हैं भाई, यानी ज्यादातर पैसा बैंक वालों का लोन पे चढ़ा होता है। तो इस वजह से बैंक वाले क्या सबको पैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे भाई, सबकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तुरंत। तो इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, यानी ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो हमें पता है भाई हमारा बैंक जो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या जो उड़ी हुई है अफवाह उड़ी हुई है, लेकिन जनता को तो नहीं पता, और एक दिन में जनता मानने वाली भी नहीं है। तो बस एक काम रहता है कि ना अभी उनको पेमेंट कर दो किसी तरीके से, उनकी पेमेंट से दे दो। कल को जब हमारा बैंक खड़ा रहेगा तब भी वो जनता देखेगी बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अफवाह थी, तो वापस से सारा का सारा पैसा कहाँ पे जमा करवाने लग जाएंगे लोग? अपने अपने अकाउंट में। ये थोड़ी ना कि नया बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे आपके पास जाके, नहीं, वापस उसी बैंक में
में जमा करेंगी। बस मेरे को सस्टेन करने के लिए, मेरे को जिंदा रहने के लिए क्या बोलते हैं, बस एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं उनकी पेमेंट तुरंत कर दूं ताकि वो अगले दिन आके वापस जमा करवा दें। आसान है, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास इतना कम पैसा है कि मैं क्या बोलते हैं लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहा, कि लोग इतनी सारी दुनिया आ चुकी है मेरे पास पैसे मांगने के लिए, सबको पैसे दे भी नहीं पा रहा। तो उस टाइम पे मेरे को चाहिए होगा पैसा, और उस टाइम पे मैं किससे मांगू पैसा? अपने दोस्तों से। मेरा बैंक दोस्त कौन सा है? एक आप ही तो थे मेरे दोस्त यार, जिगरी, है ना सर? हाँ ना भाई, तो आप ही दोस्त थे, नहीं भाई भी थे, मगर क्या बोलते हैं भाइयों की बहनें भी तो दोस्त, मेरी बहन नहीं भाई, भाइयों की बहनें, हाँ वो भी तो दोस्त है ना। हाँ जी, शुक्र थे फिलहाल से, हाँ जी मेरी बहनें तो दोस्त है भाई फिलहाल। तो मैंने आपसे मांगा पैसा, यानी कि अपने जो दूसरा बैंक था यानी कि HDFC बैंक जो थे आप, उनसे मांगा पैसा। और HDFC बैंक यानी कि आप लोग क्या पैसे दोगे मेरे को? सोच के बताइए, क्या पैसे दोगे? आपने तो ये जो स्ट्रैटेजी सोची थी वो किसके लिए सोची थी? मेरे को डुबाने के लिए। सिंपल बात है ना, क्या आप दोबारा पैसे दोगे मेरे को? नहीं दोगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही डूबेगा सारे के सारे कस्टमर किसके पास पहुंचेंगे? आपके पास पहुंचेंगे बबुआ, समझ में? हाँ जी, और इस वजह से आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या मेरी हेल्प करना इससे बढ़िया तो आपने हेल्प करने से मना कर दिया। जब कोई भी बैंक हेल्प करने से मना कर देता है और बैंक को लगता है मैं डूबने वाला हूँ, उस टाइम पे हेल्प करने कौन आती है? RBI। RBI कहती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोन, यानी कि लास्ट लैंड ऑफ रिजॉर्ट कौन होता है? RBI। तो RBI देती है किसको लोन? कमर्शियल बैंक्स को। आसान भाई, हाँ जी। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी बुक से संपर्क करें, इतना सारा मैं कहानी यहाँ पे बता नहीं सकता। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5, लास्ट लेटर ऑफ रिजॉर्ट हो गया। पॉइंट नंबर 5 यानी कि क्या बोलते हैं, बैंक जो काम करते हैं ना, या फिर जो सेंट्रल बैंक काम करती है, उसका पॉइंट नंबर 5 शुरू थे हाउस। अच्छा, हाउस क्लियरिंग फंक्शन, हाउस क्लियरिंग फंक्शन। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस क्लियर करता है यानी कि घर साफ करता है, नहीं, घर की सफाई का भाई नहीं करता वो। हाउस क्लियरिंग फंक्शन होता है मतलब चेक को क्लियर करना। जो चेक आप पेमेंट करते हो, चेक में पेमेंट होती है ना, उसको चेक को क्लियर करना। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी ने भैया मेरे को ट्यूशन की फीस दी, ठीक है, 2000 रुपये मेरी महीने की, हाँ जी, लेकिन वो दी चेक में। किस में दी? चेक में। किसी ने मेरे को ट्यूशन की फीस दी और क्या बोलते हैं वो भी किस में दी? चेक में पेमेंट कर दी। आसान, हाँ जी। तो किसी ने मेरे को फीस दी, वो भी किस में? चेक की फॉर्म में। अब उसने मेरे को पेमेंट दे दी तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? बैंक में, कि भाई इसके अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में डाल दूं। ठीक है, तो मैं बैंक में गया और बैंक वाला कह रहा है भैया ये चेक किस चीज़ का है? मैंने बोला ये HDFC का। वो कह रहा है आपका खाता कौन से में? SBI में। तो HDFC का चेक, अब मैं जा रहा हूँ SBI में कि भाई ये वाला चेक निकाल के, इसमें से पैसे निकाल के मेरे बैंक में डाल दो। और वो जो बैंक वाले वो बोलेंगे नहीं सीधा ये चेक किसका है? HDFC का। और आपका खाता किसमें है? SBI में। तो HDFC के अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग पैसा? क्या SBI वाले जो अकाउंट वाले कंपनी वाले, SBI कंपनी जो है या फिर जो SBI बैंक है, क्या ये बैंक वाले HDFC अकाउंट में जाके छेड़छाड़ कर सकते हैं? उनके अकाउंट में से पैसा काट सकते हैं? नहीं भाई, SBI वालों को पास तो कोई वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उनके बैंक अकाउंट में छेड़छाड़ कर पाए। समझ में आया? क्योंकि बैंक ही अलग है वो तो SBI वाले कैसे निकालेंगे पैसा HDFC वालों में से? सिंपल बात है, हाँ जी। क्योंकि मेरे में डालना कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? मेन दिक्कत है उसके में से पैसा निकालो, उसके में से पैसे निकालेंगे तभी तो मेरे में डालेंगे। आसान, हाँ जी। तो SBI वाले HDFC बैंक का चेक नहीं लेंगे। तो इस वजह से मान लो यहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर हजारों बच्चे चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो हर किसी के बैंक का अलग हुआ। क्या इतने सारे बैंकों में खाता खुलवाता हूँ मैं? नहीं जी, केवल एक बैंक में खुलवाना पड़ता है। तो उस टाइम पे काम कौन आती है? उस टाइम पे आती है यार काम RBI। कौन काम आती है? RBI कहती है भाई जो RBI है इसके पास अकाउंट है सारे बैंकों के, यानी कि कमर्शियल जितने भी बैंक है, SBI बैंक है या फिर HDFC बैंक है, ठीक है, और या फिर एक्सिस बैंक है। तो भाई सारे बैंकों के अकाउंट किसके पास है? RBI के पास है। तो RBI कहती है कोई सा भी बैंक किसी भी चेक को लेने से मना नहीं करेगा। RBI कहती है कोई सा भी बैंक किसी भी बैंक के चेक को लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि सारे बैंक क्या है? क्लाइंट किसके हैं? RBI के। तो RBI कहती है कोई सा भी बैंक किसी भी बैंक के चेक को लेने से मना नहीं करेगा। तो HDFC बैंक का चेक जब मैं लेके जाऊंगा SBI में तो SBI वाले मना नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो पैसा निकाल के डाल सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं डाल सकते। तो क्या किया जाएगा? वो जो चेक है ना, वो चेक RBI मतलब SBI के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो दूसरे बैंक के खाते में जाके छेड़छाड़ कर सके। तो इस वजह से वो जो SBI वाले चेक है वो चेक पहुंचाया जाता है किसके पास? RBI के पास। यानी कि SBI को अगर आपने चेक दिया कि मेरे पैसे डाल दो HDFC में से काट के, तो फिर वो चेक पहुंचाएंगे किसके पास? RBI के पास। और फिर RBI उस बैंक के बंदे के अकाउंट में से पैसा काट के किसके में डाल देती है? हमारे बैंक के अकाउंट में डाल देती है। सिंपल बात है। इसलिए आप देखोगे जब भी आप चेक जमा करवाने जाते हो तो फिर 2-3 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने में। कितने दिन का टाइम लगता है? 2-3 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने में। तो फिर वही चेक क्लियर होने का टाइम जो प्रोसेस होती है वो किसके पास होती है? SBI से RBI तक पहुंचाने वाली जो प्रोसेस होती है वो उसी के अंदर होता है। इसलिए चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है हमेशा।
सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वो जो चेक होता है वो एसबीआई क्लियर नहीं कर पाती, वो जाता है किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसे क्लियर करती है। इसी फंक्शन को बोलते हैं हाउस क्लियरिंग फंक्शन, यानी चेक क्लियर करने का टाइम। यानी कि अगर आपको चेक में पेमेंट करनी है तो फिर आपकी पेमेंट करेगी, लेकिन कौन करेगी उसे, आरबीआई करेगी। सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। इस वजह से छठा पॉइंट कहाँ पे लिखो रे, दिख रहा है ये नीचे वाला पोर्शन, एक बार चेक कर लूँ। चलो ठीक है फिर, बढ़िया है, दिख रहा है सारा। हाँ जी, लास्ट छठा, ठीक है। हाँ जी, छठा पोर्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है ना, वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको डॉलर चाहिए या फिर कोई और चीज चाहिए पेमेंट, तो फिर आप क्या एसबीआई बैंक पे जाके ले सकते हो या फिर एचडीएफसी बैंक में जाके ले सकते हो, नहीं जी, आप विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज वहां पे जाके नहीं ले सकते। सिंपल। अब बाबा अब क्या हो रहा हूँ, अब वो आपको कैसे मिलेगा, अब वो आपको कैसे मिलेगा समझिए ध्यान से। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे एक बैंक होता है या फिर क्लाइंट होते हैं, वहां पे ना अथॉरिटी दे रखी होती है किसने, आरबीआई ने, कि वो लोग आरबीआई से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले सकते हैं, मतलब आरबीआई से डॉलर ले सकते हैं और उनको पैसे दे सकते हैं। मतलब अगर आपको एक्सचेंज करवाना है तो आरबीआई आपकी हेल्प करेगी, लेकिन हर जगह पे नहीं, ऐसे हर बैंक किस बैंक को नहीं, हर बैंकों को नहीं देगी, वो जाएगी किसके पास, वो वहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट होता है, ताकि आप विदेश वहीं से जा पाओगे ना, और कोई तरीका तो नहीं है समुद्री मार्ग या फिर विदेशों से, पोर्ट से या फिर क्या बोलते हैं एयरपोर्ट से। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो वहां पे आप जाओगे तो क्या बोलते हैं, वहां पे जाके आप चेक मतलब कि अपना कैश देके उसको डॉलर्स में या फिर यूएन में या फिर पाउंड्स में या फिर दिनार में आप चेंज करवा सकते हो। सिंपल बात है। इसलिए कहते हैं आरबीआई के पास सारे रिजर्व पड़े होते हैं हर क्या बोलते हैं देशों के, ताकि अगर कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो विदेशों से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उनकी करेंसी में। समझ आया? हाँ जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो दिनार है, और अगर मैं दिनार से या फिर दुबई से कुछ चाहिए तो फिर हम उनको दिनार देकर उनसे पेमेंट ले लेंगे। अगर मेरे पास डॉलर होगा, दिनार उन्होंने मना कर दिया डॉलर लेने से, तो फिर हमें पेमेंट क्या किस में करी जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से जो आरबीआई है वो बहुत सारे देशों के क्या करती है, रिजर्व बना के रखती है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बना के रखती है किस चीज के, बहुत सारे देशों की करेंसी के। आसान भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। लास्ट और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, या फिर आप कह सकते हो मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, तो भाई ये टॉपिक आएगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन इससे पहले वाला का भी फंक्शन था, यानी कि एसबीआई मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ऐसे ही आरबीआई भी क्रेडिट क्रिएशन करती है। आसान है। हाँ जी, तो मैंने ये बता दिया आपको कितने फंक्शन, 7 फंक्शन, जिसमें से ये वाला जो फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन वाला, इसको करेंगे भाई कल, मतलब अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल। मैं एक सेकंड, हाँ भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो जितने भी फंक्शन है हर एक फंक्शन 3 नंबर में आ सकता है। हाँ जी, और ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर तक आ सकता है, ये वाला, या फिर बैंकर्स बैंक, या फिर गवर्नमेंट्स बैंक, या फिर लास्ट लैंडर ऑफ रिजॉर्ट। हाउस क्लियरिंग फंक्शन इतना नहीं देखा मैंने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इतना नहीं देखा, और क्रेडिट क्रिएशन तो 6 नंबर का आता ही आता है। ठीक है भाई, तो ये सारे टॉपिक्स है, आपको फटाफट से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो टॉपिक है ये 6 नंबर का आता है, इसको करवाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में नहीं, इससे पहले मतलब इसको करवाने से पहले एक वीडियो और बनेगी जिसमें उसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज होंगी, उसको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, एक वीडियो छोड़ के अगली वीडियो जो होगी वो क्रेडिट क्रिएशन की होने वाली है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।